सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और आज के टॉपिक का नाम है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति। ये फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ये अंग्रेज़ों की नीति रही है। हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों की नीति रही है, हमारे इतिहास में भी यही वर्णन है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि फूट डालो और शासन करो की नीति वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कब लागू की। और यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि अगर किसी राजा की दूसरे राजा के साथ में लड़ाई हुई है तो फूट डाल करके ही उसने दूसरे पर विजय पाई है। लेकिन इसके बाद भी हम क्या कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी है फूट डालो और शासन करो की। लेकिन अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति वास्तव में कब हुई, इस बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी जो फाउंडेशन ऑफ ईस्टर्न कंपनी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में। और 1615 एडी में सर टॉमस रो बादशाह जहांगीर के टाइम में हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सूरत में रह करके कुछ कोठियाँ यानी गोडाउन बनाए और जहाँ वो अपना सामान इकट्ठा रखते थे और फिर उसको अपने देश ब्रिटेन ले जाते थे। लेकिन समय रह करके वो इस हिंदुस्तान पर उन्होंने सोचा कि यहाँ रह कर रहना हमको चाहिए। ब्रिटिश कंपनी जो थी ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट के नाम से बनी हुई थी, जिसको हम ईस्टर्न कंपनी भी कहते हैं। और जब उसको बिजनेस केवल इंडिया में हो गया, ये इंडिया का बहुत एंशिएंट पार्ट मैंने आपको बनाया हुआ है, इंडिया का पुराना मैप बनाया हुआ है। इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा, ईस्टर्न कंपनी नहीं कहा गया। तो ईस्टर्न कंपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बदल गई। अब बात हम करते हैं कि जब 1757 ईस्वी के अंदर यहाँ पलासी की एक लड़ाई लड़ी गई थी। 1757 बंगाल में है पलासी, और वहाँ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसके पास में 50,000 सोल्जर्स थे और लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेज था उसके सेना में केवल 3,000 सैनिक थे। और 3,000 में से भी 2100 इंडियंस थे और 900 केवल ब्रिटिश थे। यानी लॉर्ड क्लाइव के पास में 3,000 और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के पास में 50,000 थे। इन 3,000 सैनिकों ने 50,000 को हरा दिया, क्योंकि इन 50,000 के अंदर डेडिकेशन नहीं था, मातृभूमि के लिए कुछ करने गुजरने का जज्बा नहीं था। बल्कि इन जो 2100 इंडियंस थे जो भाड़े के जो यानी उनके कर्मचारी थे इनके अंदर, और 900 कर्मचारी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे इनके अंदर कुछ कर गुजरने की एक ललक थी। साथ ही जो इंडियंस थे ये 2100 सैनिक ये ब्रिटिश के प्रति पूरे फेथफुल थे, यानी लड़ाई इन्होंने शिद्दत के साथ लड़ी तो वो लड़ाई जीत ली। और यहाँ से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और फिर पूरे इंडिया यानी उस पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। आपको ये मालूम है कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ जिसको हम ये कहते हैं कि भारत का स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास। लेकिन इसको रिवोल्ट इसलिए कहा जाता है या विद्रोह इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सफल नहीं हुआ था। और जब सफल नहीं हुआ तो लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें ऐसी रह गई थी इस पूरे देश में से कि जिन पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, बल्कि वो इनडायरेक्टली शासन कैसे था कि ये 565 रियासतें वो उनको टैक्स के रूप में पैसा देते थे। खैर, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यहाँ अभी फूट डालो और शासन करो की नीति नहीं आई है, ये ध्यान रखना कि फूट डालो और शासन करो की नीति कब आएगी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम
ये एटा यानी यूपी में एटा के गवर्नर थे और इन्होंने किसी तरीके से लेडीज का कपड़े पहन करके इन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो इन्होंने सोचा कि इंडिया में फिर कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो जाए, इसलिए उस चीज़ का मालूम करने के लिए ही एक उन्होंने संघ बनाया, उसको कहते हैं कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में वो की थी और A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। और इसका पहला जो सम्मेलन था, पहली जो कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई, जिसको पहले बम्बई भी बोलते थे, बॉम्बे। यहाँ जो है सबसे पहली बार हुए और जो इसके अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके थे। अब ये देखिए कि इनका मतलब क्या था। इनका मतलब एक था कि हिंदुस्तान के अंदर जो रिफॉर्म कराने होते थे, जो सुधार कराने होते थे, उन सुधारों के बारे में केवल ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, अधिकारी कौन थे? लॉर्ड वायसराय, यानी जो वायसराय होता था उसको ही ये बताना होता था। तो वायसराय तक अपनी बात ये लिख करके पहुंचाते थे कि भाई इंडिया में ये सुधार होने चाहिए। लेकिन मेन चीज़ देखिए कहाँ से आई। अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेज़ों ने ये एनालाइज किया कि आखिर ये रिवोल्ट क्यों हुआ, और उस जो रिवोल्ट हुआ था उसमें आप लोगों को मालूम है कि यहाँ दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र, यानी सब ने मिल करके बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली का राजा, दिल्ली का बादशाह बनाने के लिए ही ये प्रयास किया था। साथ ही जहाँ कहीं भी ज़्यादा, जैसे लखनऊ में वहाँ भी मुसलमान ही नवाब था, या झांसी में झांसी की रानी थी, या आरा में जो दूसरे राजपूत थे। तो इनके लिए ही उन्होंने ये कहा कि आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ। इस विद्रोह के पीछे उन्होंने पाया कि इसके पीछे एक साजिश है, मुसलमानों की साजिश। तो उन्होंने मुसलमानों का डेवलपमेंट रोक दिया और साथ ही हिंदुओं को उन्होंने जो है बढ़ावा देना शुरू किया। इस बढ़ावा देने के कारण ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब 1905 में ये देखिए, बंगाल जो बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये बहुत बड़ा प्रदेश था, और साथ ही बंगाल में पूरा बांग्लादेश भी था। तो उन्होंने इस प्रदेश को अलग अलग कर दिया। और अलग अलग कैसे किया? जो एक मुस्लिम आबादी और एक हिंदू आबादी, इन सभी को उन्होंने, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग कर दी, कि ताकि लोगों में एक ये भावना बनी रहे कि मुसलमान ये हैं, हिंदू ये हैं। तो मेन हिंदू मुस्लिम की शुरुआत कहाँ से हुई है? ध्यान रखेंगे 1905 से, यानी जब बंगाल का डिवीजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन का विरोध सभी लोगों ने किया, खास तौर से कांग्रेस ने भी किया, और कांग्रेस के नेताओं ने बहुत एजिटेशन किया। तो तभी अंग्रेज़ों ने एक बात कही, उन्होंने मुस्लिम लीडर्स को बुलाया, मुस्लिम लीडर्स को कहा कि कांग्रेस में तो सभी हिंदू, ज़्यादातर हिंदू हैं, हिंदू लीडर्स हैं, इसलिए आप भी अपनी एक लीग बनाइए, अपनी एक कांग्रेस बनाइए, अपनी एक सभा बनाइए। और जो कांग्रेस बनी, जो सभा बनी, वो सभा जो थी वो लीग थी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1906 में। किस लिए? कि ताकि बंगाल विभाजन का या डिवीजन ऑफ बंगाल का विरोध ना हो। और बनाने वाले कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह थे, सर आगा खान थे और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 3 लीडर थे। और इन्होंने ढाका में इसकी स्थापना की थी, ढाका में। अब लेकिन जो इसका हेड ऑफिस रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेड ऑफिस बॉम्बे, और मुस्लिम लीग का हेड ऑफिस जो था वो लखनऊ में था, यानी इसमें लखनऊ में सम्मिलन। अब 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई,
उसमें स्प्लिट ऑफ सूरत हुआ और उसमें क्या हुआ, दो दल बने, एक दल गरम दल और दूसरा दल नरम दल। नरम दल वाले चाहते थे कि भाई अंग्रेज हमारे देश में सुधार करते रहें, गरम दल वाले चाहते थे कि जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो हिंदुस्तान को छोड़ करके चले जाएं। ठीक इसी समय क्या किया, इसी समय उन्होंने ये किया कि 1909 में ये बंगाल विभाजन उन्हें वापस लेना पड़ा, इतना एजिटेशन हुआ। लेकिन 1906 में उन्होंने बीज बो दिए। क्या बीज बो दिए? उन्होंने बीज ये बोए कि हिंदुस्तान के अंदर दो जातियां, खास तौर से दो धर्मों के लोग रहते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में हैं। पहले हिंदू हैं और दूसरे मुसलमान हैं। तो इसलिए मुसलमानों से कहा तुम अपने लिए अलग सुविधाएं मांगो। कांग्रेस अपने लिए यानी हिंदू अपने लिए अलग सुविधाएं मांगते हैं। इसी के लिए अंग्रेजों ने एक सुधार अधिनियम लाए। उनके जो वहाँ के वायसराय थे, जो भारत के वायसराय थे, उनका नाम लॉर्ड मिंटो था और जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो इंडियन सेक्रेटरी थे, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट्स की। तो इन दोनों ने मिलकर के सुधार अधिनियम बनाया और उसमें कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का एक ही था कि उसमें सेपरेट स्टेट्स बनाए गए कि जहाँ जो मतदान होगा कि किसी एरिए में जहाँ मुसलमान होंगे ज़्यादा वहाँ हिंदू लोग खड़े नहीं हो सकते, और जहाँ हिंदू हैं वहाँ मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। यानी इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था मुस्लिम्स के लिए दी। तो ये था फूट डालो और शासन करो की नीति जो हिंदुस्तान के अंदर बंगाल विभाजन के बाद में 1906 में जब ये मुस्लिम लीग बनी और पहली बार जो इलेक्शन में 1909 में मॉर्ले मिंटो अधिनियम हुआ, उसमें कहा गया कि सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम्स। इसका विरोध कांग्रेस ने किया था और यहीं से ही ये कहते हैं डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से हुई। उसके बाद में 1916 में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो नेता थे अलग अलग थे, वो मिल करके बैठे। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, तब कराची अधिवेशन में पहली बार ये हुआ कि मुसलमानों के लिए कोई एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। 1940 में पहली बार डिमांड की गई कि मुसलमानों के लिए कोई देश होगा, उस देश का नाम पाकिस्तान होगा। और केवल 7 सालों के दौरान ही, यानी 1940 से 1947, जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वो किसके कारण हुआ? जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 यानी 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में जो सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम्स के लिए दिया था, वही उसी के कारण हुआ। तो ये पॉलिसी क्या है? ये ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। अब आपको, मुझे लगता है कि डिवाइड एंड रूल या फूट डालो और शासन करो की नीति आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसे शेयर करें, इसके ऊपर अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।